हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हम इसमें एलिमेंट्स और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, जरूरी नहीं है वो हर बिजनेस को इंपैक्ट करें, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को इक्वली इंपैक्ट करें। किसी बिजनेस को ज्यादा कर सकते हैं और किसी बिजनेस को कम कर सकते हैं। इसका भी हम, अगर आपको समझ नहीं आया तो जब हम एग्जांपल स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है जो इकोनॉमिक कंडीशन है करेंटली कंट्री की, और जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो हम सबसे पहले जो इसमें आता है वो है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। मैं सबसे पहले आपको डिस्पोजेबल इनकम का मतलब बता दूं। डिस्पोजेबल इनकम होती है आपका जो इनकम, जो आपके पास पैसा बचता है आपकी सैलरी या फिर प्रॉफिट में टैक्स डिडक्ट करने के बाद। मानिए मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज और मुझे अब इस पे टैक्स पे करना है, सर्विस टैक्स पे करना है 1,000 रुपीज। तो मेरी जो मेरे को पैसा नेट, जो मेरे को मनी मिलने वाली है मेरे हाथ में, वो है 9,000 रुपीज। तो ये हुई मेरी डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम आप गेस कर सकते हैं कैसे बिजनेसेस को इफेक्ट करेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर 3G 4G कनेक्शन। अगर आप 5 या 10 साल पहले कंपेयर करें तो लोगों की इतनी डिस्पोजेबल इनकम होती नहीं थी। उनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी ही हुआ करती थी कि वो नेसेसिटीज खरीद पाए, चीनी, दाल, या फिर जो घर की नॉर्मल नेसेसिटीज होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बट अब क्या है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है। तो इस वजह से इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई है, ब्रॉडबैंड की डिमांड बढ़ गई है। और अगर आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, आजकल लोकल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसका रीजन क्या है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम आज के टाइम में इंडिया में बढ़ चुकी है और वो इंटरनेट को अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। और भी इसमें एग्जांपल्स आते हैं, जैसे स्मार्टफोन सब आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, कार की परचेज हमारे पेरेंट्स के टाइम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो बिजनेसेस इंटरनेट, कार्स या फिर जो लग्जरीज में डील करते थे, या जिन्हें हम कहते थोड़े एक्स्ट्रा चीजों में, एक्स्ट्रा नेसेसिटीज में डील करते थे, उनका बिजनेस में एक बूम आया है। सेकंड जो है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे हमारे इफेक्ट करता है बिजनेसेस को? अगर कंज्यूमर को सस्ते इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिलता है, कोई चीज को परचेज करने की पावर मिलती है, तो वो उस केस में ज्यादा परचेज करता है या एक्चुअली परचेज भी कर पाता है। फॉर एग्जांपल मानिए एक आप घर खरीदने जाते हो, आप इस ईयर में घर खरीदने जाते हो, आपका जो फाइनेंसर होता है वो कहता है आपके होम पे आपको 20% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप उसे मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मेरे को ये बेतुका लग रहा है इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना। बट अब अगले साल जब आप घर खरीदने जाते हो, आपका जो फाइनेंसर है वो आपको कॉल करके कहता है कि सर अब आप परचेज कर सकते हो, इंटरेस्ट गिर के 12% पर एनम हो चुका है। तो इस केस में शायद आप परचेज कर लो क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए, आपको ये लगे कि हाँ यार 12% इंटरेस्ट रेट जो है ये एक जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं और ये पे करने लायक है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपने हाउस परचेज कर लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके जैसे लोग होंगे जो लो इंटरेस्ट पे परचेज एक्चुअली करें, या फिर उस परचेज को ज्यादा क्वांटिटीज में करें। जैसे आजकल अब देखें आप, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हैं। वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हर चीज पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो इंटरेस्ट रेट, चीप इंटरेस्ट और क्रेडिट का एक्चुअल अवेलेबिलिटी आपके जो बिजनेसेस हैं उनकी सेल को इफेक्ट करते हैं। अगर बैंक्स लोगों को चीप इंटरेस्ट पे देने के लिए तैयार है क्रेडिट, तो आपके बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन होती है महंगाई। इसको आप थोड़ा इजीली गेस कर सकते हैं। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा, कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी सेल्स कम हो सकती है। मानिए चीनी आज 100 रुपए किलो है, ठीक है, अगले साल चीनी 120 रुपए की हो जाएगी। तो जो कंज्यूमर है
उसकी इनकम का जो पार्ट है काफी सारा वो चीनी को परचेज करने में चला गया, तो ना वो सेव कर सकता और ना वो किसी और चीज पे उस 20 रुपए को जो उसके एक्स्ट्रा स्पेंड हो गए चीनी पे, उसको वो कहीं और स्पेंड नहीं कर सकता। तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से कई सारे बिजनेसेस, जैसे चॉकलेट आप मान लीजिए, चॉकलेट एक नेसेसिटी नहीं है, बट लोग सिल्क जो है, डेयरी मिल्क जो है, वो लोग अपने प्लेजर के लिए खाते हैं, बट वो नेसेसिटी नहीं है। तो अगर चीनी का रेट 100 से 120 हो जाता है एकदम से, तो फिर क्या पता जो कंज्यूमर बचे हुए पैसे से चॉकलेट खरीदने वाला था वो अब उस चॉकलेट को ना खरीदे। क्यों? क्योंकि उसके 20 रुपए एक्स्ट्रा जो वो चॉकलेट के लिए बचा के रख रहा था वो अब चीनी में ही खर्च हो गए। तो इन्फ्लेशन रेट से भी आप कई सारे बिजनेसेस को फर्क पड़ सकता है। चौथा जो है वो है वैल्यू ऑफ रूपी। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ रूपी इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर रुपीज, जैसे करेंटली हम ले लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, बट मेरे ख्याल से अभी रुपी एक डॉलर के अगेंस्ट 67 चल रहा है। अगर मानिए रुपी की वैल्यू जो है वो और कम हो जाए, रुपी की वैल्यू 67 से 90 रुपीज हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कुछ के लिए यूजफुल है और कुछ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे अगर फॉरेन की कंपनीज आके यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स बनाने लगती हैं, तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी, जो वो कंपनीज एम्प्लॉयज की डिमांड करेगी, तो इंडियंस के लिए थोड़ी एम्प्लॉयमेंट शायद इंक्रीज हो जाए। बट जो नॉर्मल बिजनेसमैन है या जो छोटे छोटे स्कैटर्ड बिजनेसमैन है, उनके शायद बिजनेसेस बिल्कुल ठप ही हो जाए या उनकी सेल्स काफी कम हो सकती है। जैसे अगर बड़े रिटेल स्टोर्स, वॉलमार्ट हो गया या गेम ऑन हो गए, जो इन चीजों में काफी वास्टली और काफी क्वांटिटीज में डील करते हैं और जो काफी सस्ते में कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाते हैं, वो अगर इंडिया में स्टैब्लिश हो गए तो छोटे बिजनेसेस ठप हो सकते हैं। तो फिर वैल्यू ऑफ रूपी आपके फॉरेन के ट्रेड को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, अगर वैल्यू ऑफ रूपी सस्ता हो जाए, जैसे मैंने कहा 67 से 90 हो जाए, तो इसका शायद हमें ट्रेडर्स को फायदा हो सके, क्योंकि अब फॉरेन के लोग इंडिया के और गुड्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको लिए इंडिया के गुड्स खरीदना सस्ता हो गया है। तो क्या पता गारमेंट मार्केट्स में बूम आ जाए, या फिर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बूम आ जाए, क्योंकि अब वो और सस्ते में इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं? इसमें बेसिकली जो हमारे इंडिया के मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं वो है निफ्टी और सेंसेक्स। वैसे इस टॉपिक को मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा कि स्टॉक मार्केट और ये सब इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, बट निफ्टी होता है एनएससी में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया की टॉप 50 to 100 कंपनीज के स्टॉक्स का कलेक्टिव इंडेक्स, और सेंसेक्स होता है बीएससी में टॉप 50 to 100 कंपनीज का कलेक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं एनएससी और बीएससी में, जो ये टॉप कंपनीज हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सारी टॉप कंपनीज है कलेक्टिवली कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर एनएससी ऊपर जाता है तो मतलब मोस्ट कंपनीज जो है उनकी वैल्यूएशन ऊपर जा रही है, अगर एनएससी का प्राइस, निफ्टी का प्राइस। और अगर सेंसेक्स का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो मतलब जो सेंसेक्स में कंपनीज लिस्टेड हैं उनके शेयर का प्राइस कलेक्टिवली ऊपर या नीचे मूव कर रहा है। तो जो स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस है वो कैसे हमारी बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस का मतलब ये होता है, अगर स्टॉक मार्केट का निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंट्री में, इंडिया में जो बिजनेस है टॉप कंपनीज का या ओवरऑल बिजनेस को भी हम जज करते हैं निफ्टी या सेंसेक्स पे, वो अच्छे चल रहे हैं, उनमें गेन आ रहा है, वो प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हैं। और अगर निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे, या फिर अभी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें किसी तरह का कोलैप्स है। तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर मूव करता है तो बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, लोग सेल परचेज ज्यादा करते हैं कंट्री से, और एक इकोनॉमिक बूम रहता है बिजनेसेस में। बेसिकली मतलब आपको लोन्स इजीली मिल जाते हैं, आपकी परचेजेस, सेल परचेज ज्यादा होती है, तो एक ओवरऑल जनरल काफी स्पीड रहती है बिजनेस के एक्टिविटीज में। बट अगर निफ्टी और सेंसेक्स काफी ज्यादा नीचे गिरते जा रहे हैं तो एक स्टिलनेस आ जाती है, एक स्टैग्नेशन आ जाती है मार्केट में, जिसमें बिजनेसेस का
ट्रेड करना, बिजनेसेस का डे टू डे वर्क करना मुश्किल हो सकता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सारे ही पॉइंट्स हैं।